शीत युद्ध और सशस्त्रीकरण के बीच संबंध ऐसा बोले होंगे। उसमें कुछ लिखाया है? एक लाइन लिखा है। ठीक है। ठीक है। जब इन दोनों के बीच में, अमेरिका और यूएसएसआर के बीच में, रसिया के बीच में झगड़ा शुरू हो गया, तो यह झगड़ा दो सैन्य गुटों के साथ साथ एक बड़ी सशस्त्रीकरण में भी चला गया। ठीक है ना। जैसे मतलब एक प्रकार से एटॉमिक हथियार तक का द्वंद्व क्रिएट हो गया। और यह झगड़ा एक दिन का नहीं था। ये जमीन से लेकर, जैसे हमने कहा होगा, आसमान तक चला। स्टार वार भी। अगर चांद पे तुम जाओगे तो हम भी जाएंगे, तुम सेटेलाइट छोड़ोगे हम भी छोड़ेंगे। इसको एक प्रकार से स्टार वार के रूप में देखा गया। स्टार का मतलब तारा, ये वार हुआ है ना। तो उसी को अगर हम देखें तो इस समय जो दुनिया थी, इस समय की दुनिया, वो वाकई में दो भागों में बटी थी। और दोनों को यह चिंता थी कि अगर हमारे साथ लोग आएंगे, जैसे होता ना कि दो पार्टियां होती हैं चुनाव में, वो दो हिस्सों में बटी हैं मान लो, तो सब अपना अपना भाषण देकर लोगों को अपनी तरफ करना चाहते हैं। कोई पैसा देगा, कोई कहेगा हम टॉयलेट बना रहे हैं, कोई कहेगा हम अनाज दे रहे हैं, कोई कहेगा हम ये छूट दे रहे हैं, महंगाई कम करेंगे। यही सब तो करते रहते हैं ना। तो उन लोगों के बीच में, जैसे केजरीवाल मोदी जी के बीच में ठनी हुई है। कल वो संजय सिंह जेल से आया, बहुत ललकार रहा है वो, बहुत ज़्यादा। ठीक है ना। सुने उसका भाषण, बहुत बोल रहा है, गुस्से में होगा ना, अभी जेल से आया ताज़ा ताज़ा वो, तो भड़ास निकालेगा। हम्म? तो इसमें लिख सकते हैं आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वार। एक हेडिंग बनाइए पहले जो लोग ने, लिखो रिलेशन बिटवीन कोल्ड वार एंड आर्ममेंट। कोल्ड वार एंड आर्ममेंट, शीत युद्ध और सशस्त्रीकरण के बीच संबंध। ठीक है। शीत युद्ध, रिलेशन बिटवीन कोल्ड वार एंड आर्ममेंट। आर्ममेंट, अगर कोई, अरे यार अपनी ज़िंदगी में देखो, किसी से द्वंद्व होगा ना तो आप उसको अपना कुछ दिखाना ही चाहोगे, है ना। कुछ न कुछ तो दिखाओगे ही भाई। आप किसी और से उसको, या तो उसके बराबर की चीज़ लाएंगे। जैसे आप प्रतिद्वंद्विता किसी से है तो या तो उसी की तरह कुछ करेंगे कि आप कम नहीं हैं उससे, या उससे कुछ हट के करेंगे, है ना। जैसे माना कोई, मान लो पढ़ता नहीं है लेकिन कपड़े बदल रहा है, तो कार से ही चल रहा है, तो वो उसको भरपाई खोजेगा कि हमको हल्के में ना लें। जैसे कोई ठेकेदार टाइप का आदमी है, अगर उसको कहीं जाएगा तो वो बड़े शान शौकत से इसलिए जाता है कि लोग उसकी मेरिट को थोड़ा सा दिमाग में रखें, है ना। वो अपने मेरिट की भी चिंता करता है ना, कि हमारी मेरिट को लोग दिमाग में रखें। ठीक है। तो अब वो कहीं, किसी के पास कुछ है, किसी के पास कुछ है, वो एक सप्लीमेंट्री का काम कर सकता है। समझ गए कि नहीं। जैसे आप पढ़े ना, गाड़ी ले घूमें और हम रास्ते मिल जाएं, तो हम उसका कॉम्प्लीमेंट मान लें कि पढ़ता लिखता नहीं लेकिन रईस बहुत है। ठीक है। थोड़ी देर के लिए फालतू वाली खुशी जिसको बोलते हैं, वाहियात खुशी, उसको हमने मान लिया। तुम्हारी तो कोई औकात क्या है भाई, वो मतलब आपका क्या है। एक पत्थर लुढ़का,
गाड़ी नीचे चली गई, खत्म हो गया। इतना ही तो है गाड़ी में। क्यों? वो गाड़ी लेके निकले, हाईवे पे भूसा हो गई, इतना ही है। इसलिए किसी भी विचार को किसी भी संसाधन से नहीं कर सकते। मान लो इन्होंने क्या किया, परमाणु बम बनाया, पैसा बर्बाद किया। हाँ, हासिल क्या हो रहा है? किम जोंग क्या कर रहा है? एटम बम, बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण करता रहता है। वहाँ की 3 करोड़ की पॉपुलेशन है, भूखमरी है उसके यहाँ। उसको मिल क्या रहा है? और कौन देश उस पर अटैक करने जा रहा है? फालतू पड़ा है कोई देश। भाई हमारा क्या है, हम किसी के यहाँ क्यों झांकने जाएंगे? बेकार आदमी है क्या? तो कुछ कुछ तो गलत फहमी होगी ना। मान लो रसिया ने परमाणु बम बनाया या स्टार वार किया, तो सबसे ज़्यादा बर्बाद कौन हुआ? सोशलिज्म कंट्री। अमेरिका तो कैपिटलिस्ट था ही। देखो, आप कोई काम करते हैं, जैसे मान लो आप पहले कोई काम किए, तो वो तो आपने काम किया, करना चाहते थे। लेकिन जो लोग बाद में नकल करके करते हैं, वो तो कई चीज़ों से कंप्रोमाइज़ करके आते होंगे ना नकल करने। जैसे उदाहरण के तौर पे आपने कोई कार खरीदा, तो आपने तो अपनी आवश्यकता को ध्यान में रख के कार ले लिया। लेकिन देखा देखी जो लेगा, वो हो सकता है बहुत सारी आवश्यकताएं बिगाड़ करके तब ले, क्योंकि उसकी योजना का हिस्सा नहीं था, वो तो प्रतिस्पर्धा के कारण ऐसा किया। अमेरिका ने परमाणु बम बनाया 1945 में, हिरोशिमा नागासाकी पर जब उसने बम छोड़ा, तब दुनिया को पता चला, अरे इसके पास तो एटम बम है। और रसिया ने कहा कि मैं, आपने बताया नहीं मुझे। बताना चाहिए ना कि आप परमाणु बम लेके घूम रहे हैं। एक तो ये प्रॉब्लम हो गया। दूसरा, वो चर्चिल था, उसने भाषण फुलटन, मैंने बताया ना, जिक्र किया, बोल दिया एक फासिस्ट के स्थान पर दूसरे फासिस्ट का हम समर्थन नहीं कर सकते। स्टालिन का को फासिस्ट बता दिए। मतलब स्टालिन और हिटलर में कोई अंतर ही नहीं है। तो उसको सोचा कि ये देखो, अमेरिका परमाणु बम छोड़ रहा है और इंग्लैंड हमको फासिस्ट बता रहा है, अब इनके साथ हम रह के क्या करेंगे? और नेचर से आप सोशलिस्ट या कम्युनिस्ट कंट्री, साम्यवादी देश है। आप हैं सोशलिस्ट और मुकाबला है कैपिटलिस्ट से। आपको सबका ध्यान रखना है, उसको तो सिर्फ बम बनाना है। अगर किम जोंग की से स्पर्धा दक्षिण कोरिया कर ले, अगर आज की तारीख में उत्तर कोरिया का स्पर्धी बन जाए दक्षिण कोरिया, आज की तारीख में उत्तर कोरिया के स्पर्धी बन जाए जापान, इस दुनिया में एक बार परमाणु बम छोड़ा गया, 6 अगस्त 9 अगस्त 1945 को। छोड़ने वाला अमेरिका था और जिस पे छोड़ा गया उसका नाम जापान है। मतलब जिसने मार खाया परमाणु बम से, उसने अपने यहां परमाणु बम ही नहीं बनाया। जापान इस स्पर्धा में नहीं फंसा। ये झूठी शान में जापान नहीं फंसा। उत्तर कोरिया इतना परमाणु परीक्षण करता है, बैलिस्टिक मिसाइल छोड़ता है, कभी दक्षिण कोरिया के ऊपर, कभी जापान के ऊपर, उनकी शिकायतें रहती हैं, लेकिन इस स्पर्धा में वो नहीं फंसे। तो जापान में जो जीवन है, जो दक्षिण कोरिया में जीवन है, वो उत्तर कोरिया की तुलना में कहाँ है? किम जोंग परमाणु बम और बैलिस्टिक मिसाइल रख करके सोए, बाकी उसकी जनता मरे। लेकिन दक्षिण कोरिया और जापान में परमाणु बम नहीं है,
लेकिन जनता बम बम है, और देश कैसे चलेगा? देश तो देश की जनता को बम बम होना चाहिए ना। यहाँ तो हुक्मरान बम रख लेके बैठे हैं। भाई पाकिस्तान परमाणु संपन्न देश है, क्या करना उसके परमाणु बम से? जब आपको करना कुछ है, करेंगे कुछ, फंस जाएंगे कहीं और, तो कहीं का पैसा कहीं लगा देंगे, तो आप लकीर के फकीर तो रहेंगे ही। तो देखा देखी में क्यों उलझ गए भाई? अमेरिका से द्वंद्वता के चलते दुनिया दो ध्रुवों में बट गई। एक ध्रुव सोवियत संघ का हो गया, एक संयुक्त राज्य अमेरिका का हो गया। संयुक्त राज्य अमेरिका के फॉलोअर्स जो थे वो उसको फॉलो किए, जो यूएसएसआर के सोवियत रूस के थे वो उसको फॉलो किए। और इस द्वंद्वता में बात यहां तक चली गई कि दुनिया परमाणु बम की होड़ में चली गई, सशस्त्रीकरण में चली गई, स्टार वार में चले गए लोग। और अभी भी किम जोंग जैसे लोग जो उत्तर कोरिया में हैं, सशस्त्रीकरण की दिशा में ही घुसे हुए हैं। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि किम जोंग से उसके आसपास के दुश्मन देश जो उसके दुश्मन हैं, उसकी इस स्पर्धा से कोई मतलब नहीं रख रहे हैं। अगर आस पड़ोस में कोई बहुत बड़ा मकान और 2-3 मंजिला बना रहा हो, तो आप ये समझ जाइएगा कि वो अपने सारे पैसे खत्म कर रहा है। अगर उसके पास बहुत बड़ी गाड़ी आ गई है, तो आप समझ जाइएगा उसका 20-30 लाख रुपए खत्म हो चुका है। आप एक्टिवा से घंटा घर जाते हैं, वो 20 लाख की गाड़ी से जाता है। आप 50,000 की एक्टिवा 30-40-50 का एवरेज से चला रहे हैं, वो 10 लीटर 12 किलोमीटर 1 लीटर में चल रहा है, 20-25 दे चुका है। आपको समाज में लगता तो है बड़ा बड़ा सही आर्थिक अर्थ ढांचे का, लेकिन अंदर वो एसी में बैठ करके वो बहुत क्रंदन में फंसा रहता है। हमें लगता तो है किम जोंग जो है बड़ा परमाणु परीक्षण करता है, बैलिस्टिक मिसाइल उड़ाता है, बड़ा यार, लेकिन हकीकत यह है कि वो दुनिया का सबसे डरा और सबसे वाहियात इंसान है। क्योंकि वो गरीबों का पैसा, वहाँ के सड़क, वहाँ का विकास, पानी, शिक्षा, चिकित्सा, सबका पैसा परमाणु बम और बैलिस्टिक मिसाइल में घुसेड़ दिया। और जापान जैसे देश जिन्होंने 1945 में परमाणु बम का सामना किया, वहाँ की पीढ़ियाँ, वहाँ की नस्लें उसकी कीमत चुका रही हैं। और वहाँ जापान, वहाँ की जनता बम बम है, विकास की उस चरम पर है जहाँ से हम लोग चश्मा लगा के भी देखें तो बड़ी क्लैरिटी के साथ दिखता है कि हमारे जीवन में भी होगा कि नहीं होगा। और दक्षिण कोरिया, किया किसकी है? दक्षिण कोरिया की। ये सैमसंगवा जो फोन इस्तेमाल करते हैं किसका है? दक्षिण कोरिया का। उत्तर कोरिया कौन सा माल है भाई? वो आता है नोएडा में, जाते हैं प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री उद्घाटन करने, उसी के पैसे से बनी व्यवस्था को। दक्षिण कोरिया उसमें शामिल। और आपके घर के सामने जो 15-20 लाख की खुकिया गाड़ी ला करके शान शौकत बढ़ाए हों, वो उसी का डिजाइन है। उसका बाजार देखिए। तुम्हारा बम कौन खरीदेगा? तुम्हारा बैलिस्टिक मिसाइल कौन खरीदेगा? उसकी किया तो यहाँ दुनिया के दूसरे घरों में खड़ी है। तो जो इस सशस्त्रीकरण के प्रतिस्पर्धा में नहीं उलझे, उनकी जनता बम बम है। और जो सशस्त्रीकरण में उलझ गए, उनकी सत्ता बम से भरी है, बट जनता के अंदर हलचल है। कोई भी देश आप उठा के देखेंगे, जो जनता का काम नहीं किया,
वो खत्म हो गया। कोई भी देश आप उठा के देखिए। तो सशस्त्रीकरण ने क्या किया, एक प्रकार शीत युद्ध और सशस्त्रीकरण के बीच दुनिया दो ध्रुवों में बढ़ चुकी थी। आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर द वर्ल्ड वाज डिवाइडेड इनटू टू पोल्स। लिखो, खो गए, सोचे कि अभी डायलॉग चलता रहेगा। हाँ, आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर the world was divided into two poles. द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दुनिया दो ध्रुवों में बंट गई। एंड एज अ रिजल्ट यार कहो, एज अ रिजल्ट कर दो, एंड हटा दो। फलस्वरूप आइडियोलॉजिकल conflict began to emerge. As a result, ideological conflict began to emerge. क्या लिखा? As a result, ideological conflict began to emerge. फलस्वरूप वैचारिक द्वंद्व तेजी से उभरने लगे। फलस्वरूप वैचारिक द्वंद्व तेजी से उभरने लगे। On the one hand, एक और the struggle of idea between capitalism and communalism, एक और पूंजीवाद और साम्यवाद के बीच विचारों का संघर्ष अपने आप एक तरफ, एक और क्या हुआ, पूंजीवाद और साम्यवाद के बीच विचारों का संघर्ष बिटवीन कैपिटलिज्म एंड कम्युनलिज्म। ऑन द अदर हैंड, दूसरी ओर, द कंपटीशन बिटवीन टू मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, द कंपटीशन बिटवीन टू मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन। वहीं दूसरी तरफ या दूसरी ओर दो सैनिक संगठनों के मध्य स्पर्धा बढ़ी। दो सैनिक संगठनों के मध्य स्पर्धा बढ़ी। ऑर्गेनाइजेशन लाइक नाटो एंड वर्सा resulted in increased armament. जैसे नाटो और वर्षा, परिणाम स्वरूप सशस्त्रीकरण को बढ़ावा मिला। सशस्त्रीकरण को बढ़ावा मिला। लिखिएगा, The US carried more than 1,000 explorations. The US carried out कर लीजिए, carried out more than 1,000 explorations, and the Soviet Union more than 700. अमेरिका ने 1,000 से अधिक विस्फोट किए तो सोवियत संघ ने 700 से अधिक। 700 से अधिक।
ठीक है, 700 से अधिक किया। नुकसान समझ रहे हैं बच्चा? हाँ, ये दोनों मिल जाए ना, पृथ्वी को दर्जनों बार तोड़ते रहेंगे। ठीक है, ये लोग लाए इतना ज्यादा जखीरा। आगे लिखिए एक लाइन और। आफ्टर दैट नेशंस लाइक, तत्पश्चात नेशन लाइक, तत्पश्चात फ्रांस, इंग्लैंड, चाइना, तत्पश्चात इंग्लैंड, फ्रांस, इंग्लैंड, चाइना एक्सेट्रा आदि राष्ट्रों ने भी परमाणु परीक्षण सशस्त्रीकरण को बढ़ावा दिया। आल्सो प्रमोटेड न्यूक्लियर टेस्ट वेपनाइजेशन, वेपन से वेपनाइजेशन, सशस्त्रीकरण, इसको आर्मेंट भी कह सकते हैं, लेकिन यहाँ हथियार शब्द से कहना चाह रहा हूं। सशस्त्रीकरण को बढ़ावा दिया ड्यूरिंग दिस पीरियड, आगे जोड़ लो उसे, ड्यूरिंग दिस पीरियड। क्लास में कौन कौन है? लिखो गुड मॉर्निंग और कुछ कर लिया करो, सेहत ठीक रहेगी गुड मॉर्निंग करने से। ठीक है, चुपके चुपके पढ़ते हैं। ठीक है, अब आप एक हेडिंग बनाएंगे। ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर पीरियड, ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर पीरियड the following effects were seen, the following effects were seen regarding armament, आर्मेंट ऑब्लिक वेपनाइजेशन भी कर सकते हैं, सशस्त्रीकरण। 4-5 बातें बतानी है। पहला लिखिए, द पॉसिबिलिटी ऑफ न्यूक्लियर वॉर increased, the possibility of, ये गुड मॉर्निंग तो मिहिर तुम लिखे हो, नया लग रहा है यार। फोटो कुछ और लगा रखा है क्या? वही लग रहा है ये एलवी म्यूजिक। हाँ हाँ वही है, और म्यूजिक मास्टर रहमान अली। हाँ, क्या लिखा? द पॉसिबिलिटी ऑफ न्यूक्लियर वार इंक्रीज्ड। हाँ ठीक है ठीक है, गुड। न्यूक्लियर वार इंक्रीज्ड ड्यू टू वेपनाइजेशन, सशस्त्रीकरण से परमाणु युद्ध की संभावना बढ़ी। बेटा जब हथियार आ जाते हैं ना, तो गुस्से के साथ उनके वो जुड़ भी जाते हैं। अगर ऐसा सोचो जैसे किसी व्यक्ति के पास खुदा न खास्ता ऐसा देखा होगा हाथ नहीं है, तो उसको गुस्सा तो आता है लेकिन थप्पड़ नहीं मार पाता है ना? क्यों? गुस्सा आ सकता है ना उसको, लेकिन थप्पड़ नहीं मार पाता। और हम लोगों के पास चलता फिरता एक हथियार है, तो गुस्सा आता है तो थप्पड़ भी मारा जा सकता है, क्योंकि आपके पास यही वेपन है एक। अभी तो यही वेपन है ना, लेकिन किसी के पास पिस्तौल है तो पहले थप्पड़ मारेगा, और गुस्सा बड़ा रहेगा तो पिस्तौल निकाल लेगा। लेकिन आपके पास कितना भी गुस्सा आए, आप किससे मारेंगे? सिर्फ हाथ से ही तो मारेंगे। वेपन होने से ये खतरे की संभावना अधिक रहेगी, उसके इस्तेमाल की संभावना बढ़ जाएगी। तो वही कहा जा रहा है कि सशस्त्रीकरण से परमाणु युद्ध की संभावना बढ़ी।
अब आप करेंगे कि नहीं करेंगे अलग बात है, लेकिन संभावनाएं बढ़ गई। संभावना की बात कही, कब 1945 से अब तक कोई देश किसी पे परमाणु बम नहीं गिरा है, एक्सेप्ट उसको छोड़ दीजिए, एक बार हो चुका जापान में, जबकि परमाणु संपन्न देशों की संख्या दर्जन भर हो गई है देश। इसमें भारत का नाम तो है नहीं, चीन का नाम तो है नहीं, ईरान वगैरह सब तो हैं इसमें। किम जोंग उन नहीं है क्या? ये तो 3 देश बताया, उस समय का बताया। उस समय 5 ही परमाणु संपन्न देश हुए। अमेरिका पहला हो गया, फिर रसिया आया, चाइना और ये फ्रांस इंग्लैंड, यही 5 थे। बाद में तो और लोग बने ना अलग अलग टाइम में। पोखरण में तो हम भी 74 में किए थे। ईरान के पास परमाणु बम है, पाकिस्तान के पास परमाणु बम है, किम जोंग उत्तर कोरिया के पास और लोगों के पास। आप रिकॉग्नाइज नहीं करते ना। अरे यार, आपके पास बहुत अच्छा मकान घर है, हम तुमको अमीर रिकॉग्नाइज नहीं करते, हम दरिद्र आदमी है बस। न शादी का कार्ड देते हैं, तुमको बुलाते हैं, न कुछ करते हैं। तो बेकार आदमी। वेनेजुएला का क्या हाल है दक्षिण अमेरिका में? हाँ, वेनेजुएला के से अमेरिका की बिल्कुल बनती नहीं है, और अमेरिका पसंद देश वेनेजुएला जाते नहीं। वेनेजुएला जो है अमेरिका के आंखों का किरकिरी है, किरकिरी। अब वेनेजुएला जो है इतना क्रूड ऑयल से संपन्न देश है कि वह बेचारा भूखमरी के कगार पे है, क्योंकि उसका कोई ऑयल भी नहीं खरीदता है अमेरिका के दबाव में। हम तो इसलिए नहीं खरीदते यार, कहाँ दक्षिण अमेरिका से लाएंगे, बहुत लंबा है, अटलांटिक महासागर पार करो ये बहुत। अब जैसे हमको गेहूं लेने के लिए अगर हम फ्रांस चले जाएं, गए हैं कहाँ आटा लेने, कहाँ फ्रांस, हम आटा लेने 10 किलो फ्रांस से जाएंगे कि यहीं बगल से ले लेंगे किसी डिपार्टमेंटल स्टोर से? बस यही है हमारी प्रॉब्लम। लेकिन वहाँ जो अमेरिका के दबाव वाले देश हैं उससे तेल ही नहीं लेते, तेल बेच कर। यानी वेनेजुएला दुनिया का एक ऐसा गरीब देश है जो क्रूड ऑयल में अमीर देश है। जब बिकेगा ही नहीं तो तुम्हारा रहेगा भी तो क्या फायदा? अब वेनेजुएला में जी इसकी गुटनिरपेक्ष की बैठक हुई थी। प्राइम मिनिस्टर मोदी पिछले 10 साल से प्राइम मिनिस्टर हैं। गुटनिरपेक्ष जो आगे बढ़ाएं बताएंगे, गुटनिरपेक्ष की किसी मीटिंग को गए ही नहीं। अब वेनेजुएला में था, वहाँ गए ही नहीं। उसके 2 कारण थे। पहला कारण तो यह था अमेरिका नाराज वराज हो जाएगा, छोड़ो साले नहीं जाते। और दूसरा कारण यह था कि नेहरू ने गुटनिरपेक्ष बनाया था, तो नेहरू का कोई चीज़ उनको पसंद नहीं आता है। नेहरू तो आज़ादी भी दिलाए थे, लेकिन आज़ादी उनको बड़ी पसंद है। हाँ, क्यों? खैर, ये हो गया। अब इसके कामा लगा आगे लिखो, इसी में एक लाइन और है। एज वेल एज इंक्रीज्ड इंटरनेशनल टेंशन। क्लास में और कौन है? और कौन है बच्चा? साथ ही अंतर्राष्ट्रीय तनाव में वृद्धि हुई। अगर सशस्त्रीकरण होगा तो तनाव भी तो बढ़ेगा। नेक्स्ट, अनलिमिटेड एक्सपेंडिचर इंक्रीज्ड। दूसरा लिखो, अनलिमिटेड एक्सपेंडिचर इंक्रीज्ड ड्यू टू वेपनाइजेशन सशस्त्रीकरण के चलते असीमित व्यय बढ़ा। असीमित व्यय बढ़ा। हम लोग प्रशासन में पढ़ते हैं कि माना घर से जो नाली जाती है बाहर, बाथरूम का, गंदगी, किचन का, सबका पानी बाहर निकालती है जो नाली, जो पाइप या नाली, उससे जो है घर के
अनयूज वाटर जो होते हैं या यूज वाटर जो वेस्टेज हैं वो बाहर निकल जाते हैं। बड़ी अच्छी बात है, नहीं तो घर में जमा हो जाएगा तो कैसे होगा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम, इतनी बढ़िया बात भी नहीं है कि हम दिन भर नाली में मुंह ही डाले रहें, झांकते रहें। नहीं समझे। घर के वेस्टेज वाटर को जिस नाली से बाहर जाता है वह बहुत अच्छा है, क्योंकि हमारे घर में वेस्टेज वाटर इकट्ठे नहीं होते। ये तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन इतनी भी अच्छी बात नहीं है कि हम उसी नाली में मुंह डाल के दिन भर पड़े रहें, झांकते रहें। ठीक वैसे मानव सशस्त्रीकरण जरूरी है, लेकिन इतना भी जरूरी नहीं है कि अनलिमिटेड एक्सपेंडिचर करते रहें। कई लोग तो कहते हैं कि चलो लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं। लॉन्ग ड्राइव माना ठीक है, चलो घूम आए, इसका ये मतलब नहीं कि लॉन्ग ड्राइव पे गए, चलाते चलाते लखनऊ पहुंच गए। आप वॉकिंग करने निकलते हैं ना, कभी आपने वॉकिंग करते करते सहारनपुर गए हैं? हाँ, बिहारीगढ़ गए हैं? यहाँ से पैदल जा रहे हैं, चले गए बिहारीगढ़ तक। दिमाग खराब है तुम्हारा? वहीं कॉलोनी का 2-4 चक्कर लगाते हो ना। तो सशस्त्रीकरण में इतने दीवानेपन हो गए कि बाकी चीजें बर्बाद कर दी है। तो वही कह रहा है कि अनलिमिटेड एक्सपेंडिचर इंक्रीज ड्यू टू वेपनाइजेशन रिजल्टिंग इन निग्लेक्ट ऑफ पब्लिक वेलफेयर वर्क्स। सशस्त्रीकरण के चलते असीमित व्यय बढ़ा, परिणाम स्वरूप लोक कल्याणकारी कार्यों की उपेक्षा हुई। रिजल्टिंग इन निग्लेक्ट ऑफ इन निग्लेक्ट ऑफ पब्लिक वेलफेयर वर्क्स। ठीक है। आप सूट सिलाने चले गए, कपड़ा इतना महंगा ले लिए कि अम्मा ने कहा था कि 10 किलो आटा लाना, उसका पैसा नहीं बचा। क्यों? ठीक है। ड्यू टू आर्मेंट, इसको लिखो सशस्त्रीकरण के कारण दूसरे देशों में हस्तक्षेप में वृद्धि, कामा लगाओ, स्पेशली द सुपर पावर्स। उसी में स्पेशली द सुपर पावर्स इंटरवेंड इन द थर्ड वर्ल्ड। इंटरवेंड इन थर्ड वर्ल्ड, विशेषकर महाशक्तियों ने तीसरी दुनिया में हस्तक्षेप किया। तीसरी दुनिया में हस्तक्षेप किया। तीसरी दुनिया कौन सी हुई? थर्ड वर्ल्ड वो होता है जो 50s के टाइम में जो देश आज़ाद हुए थे। 1950 में जो देश आज़ाद हुए थे वो थर्ड वर्ल्ड है। समझ गया ना। भारत कब आज़ाद हुआ? 1947 में, इसलिए भारत थर्ड वर्ल्ड। तो ये पंगा लेंगे तो कहाँ लेंगे भाई? सोवियत रूस है और अमेरिका, ये दोनों तो संपन्न हैं ही, फ्रांस उन सब संपन्न हैं ही, यूरोप वगैरह हो ही गए कुछ कम ज़्यादा। तो पंगा कहाँ लेंगे? एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका के देशों में। चौथा लिखिए, द इफेक्ट्स ऑफ आर्मेंट, the effects of armament have damaged the environment। सशस्त्रीकरण के प्रभाव ने पर्यावरण को क्षति पहुंची। सशस्त्रीकरण के प्रभाव ने पर्यावरण को क्षति पहुंचाया। परमाणु बम फोड़ेंगे, रेडियो धर्मिता और कहां कहां क्या, तो एनवायरनमेंट भी तो खराब हुआ होगा। आगे लास्ट है ये, वेपनाइजेशन रिजल्टेड इन स्टंटेड, इसको हम अवरुद्ध बोलना चाह रहे हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ। स्टंटेड इकोनॉमिक ग्रोथ। सशस्त्रीकरण के फलस्वरूप आर्थिक विकास अवरुद्ध हुआ।
ठीक है, ये सब दिक्कतें आ गई। और सशस्त्रीकरण से एक तो बच्चा क्या क्या हुआ, लिखो सशस्त्रीकरण ने क्या किया, लिखो सशस्त्रीकरण, बस इतना लिख लो। वेपन या हाँ वेपनाइजेशन, डैश करके लिखो। न्यूक्लियर बम रेस, परमाणु बम की होड़, इसने परमाणु बम की होड़ लगा दी। दूसरा लिखो, क्रिएशन ऑफ मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, सैन्य संगठनों का निर्माण करा दिया, सैन्य संगठनों का निर्माण कराया। नेक्स्ट, यार आजकल मौसम बहुत अच्छा चल रहा है राजू। रात को 9:30-10 बजे, तुम्हारा किस लेन में घर है उसका, मिहिर का? अच्छा, उसका 8 में। मैं उधर गया था 11 की तरफ, उधर तक घूम रहा यार। रात को 9:30-10 बजे थोड़ा निकलिए ना, तो हल्की हल्की सर्दी जैसी लगती है। और सुबह भी, आज 4 अप्रैल है, आप यहाँ बैठे हैं, पंखे की कोई जरूरत नहीं है। हमें याद है पिछले साल ऐसा नहीं था। इस साल परमाणु बम कम फोड़ेगा क्या? क्यों? 1 महीना और रह जाए ना, तो देहरादून बहुत सही वापसी किया है फिर तो, इन्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, अपने क्लाइमेट में। 30 अप्रैल तक ऐसे ही बरकरार रहे बस, इसके दिन वापस। ये दिल्ली अप्रैल तो वहां पर बड़ी गर्मी का टाइम होता है, इस समय तो अंधड़ धुंध, क्या बोलते हैं वो, लू। क्रिएशन ऑफ मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, सैन्य संगठनों का निर्माण। न्यू मिलिट्री बेस, नए सैनिक अड्डे। वर्ड इन फियर, दुनिया भय में, या भय में दुनिया। वर्ड इन फियर, भय में दुनिया। वेपनाइजेशन से क्या हुआ, ये सब बवाल आ गए। रिस्क क्या हुआ, लिखो रिस्क, खतरा, जोखिम। रिस्क, खतरा, जोखिम, कुछ भी लिखो, रिस्क। नोट्स अच्छा बना रहा होगा ये, है ना? हाँ, मैं बता रहा हूँ। लिखो, फियर ऑफ न्यूक्लियर वार, परमाणु युद्ध का भय। एक तो खतरा ये बढ़ा दिया इसने। दूसरा, क्यूबा क्राइसिस, क्यूबा संकट क्रिएट हुआ था इसकी वजह से। वियतनाम क्राइसिस, वियतनाम संकट भी हुआ था। अफगानिस्तान क्राइसिस, अफगानिस्तान संकट। एंड अदर्स प्रॉब्लम्स, लिख लो अदर्स प्रॉब्लम। ठीक है, देखो चेला, यह रुका नहीं है अभी। होड़ जो है, जो बना चुके हैं उनके पास तो हो चुका है, जो बनाए नहीं हैं वो मान भी नहीं रहे हैं। इसको रोकने के लिए 1968 वगैरह में एनपीटी और सीटीबीटी लाया गया। ये लाया गया कि परमाणु परीक्षण पर रोक लगे, और इस ट्रीटी पर भारत ने आज तक हस्ताक्षर नहीं किए, क्योंकि बाकी 5 देशों ने बना लिया, बाकी बना बनाए। अब भारत का दुश्मन कौन है, चाइना।
चाइना तो परमाणु संपन्न 5 देशों में है ना, तो हमें बैलेंस करने के लिए हमें भी तो वेपन चाहिए ना। हम CTBT NPT पे साइन कर दें, बाद में परीक्षण ही ना कर पाए। तो 1968 वगैरह में जो NPT CTBT पे साइन नहीं किया और 74 में पोखरण किया, बाद में अटल जी ने किया। साइन कर देते तो नहीं कर पाते, फिर सारी दुनिया के लोग पीछे पड़ जाते हैं हमारे। और हमारे लिए परमाणु बम इसलिए ज़रूरी था कि चाइना को बैलेंस करना हमारी ड्यूटी थी। और पाकिस्तान के पास भी परमाणु बम हो गया, ये ईरान वगैरह ने उसको दिया है, उसमें कहाँ कुव्वत थी। ईरान से फार्मूला वार्मूला लेकर अपना बना लिया है। तो दो दो जो पड़ोसी दुश्मन हैं उनके पास परमाणु बम हो, आपके पास ना हो, ये हो नहीं सकता। तो चाइना ने परमाणु बम बनाने के लिए हमको उकसाया ना। और चूंकि पाकिस्तान हमसे हमारा दुश्मन है, तो वो भी हमने भी उकसा दिया उसको, तो तुम बनाओ यार। हाँ, तुम छोड़ोगे, छोड़ने से पहले हम तुम्हारा लाहौर उड़ा देंगे। तो 3 देश, भारत, चीन, पाकिस्तान, एक ही सीमा से लगे परमाणु संपन्न है। चाइना के बगल में उत्तर कोरिया संपन्न है, बगल में लगा दक्षिण कोरिया से मतलब नहीं है। उधर जापान है, उससे भी मतलब नहीं है। इधर जितने वियतनाम, कंबोडिया, एक सिर्फ खाना खा रहे हैं किसी तरह। ठीक है। दुनिया 2 गुटों में बटी थी, एक समाजवाद था और एक पूंजीवाद था। लेकिन हम कहाँ थे? एक हेडिंग बनाइए, नॉन अलायंस्ड मूवमेंट। नॉन अलायंस्ड मूवमेंट, ALIGNED, नॉन अलायंस्ड मूवमेंट, गुट निरपेक्ष आंदोलन। ठीक है, गुट निरपेक्ष आंदोलन। इसमें लिखो नॉन अलायंस्ड, नॉन अलाइनमेंट, अलाइनमेंट लिखो। नॉन अलाइनमेंट इज ऑफ स्पेशल इंपॉर्टेंस among the element that, या element about a change in the international form after the Second World War। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात चेंज इन द इंटरनेशनल फॉर्म आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप में परिवर्तन लाने वाले तथ्यों में गुट निरपेक्षता का विशेष महत्व है। ठीक है। द क्रेडिट गोज प्रैक्टिकली टू जवाहरलाल नेहरू। द क्रेडिट गोज प्रैक्टिकली टू जवाहरलाल नेहरू, द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इसका श्रेय व्यवहारिक तौर पर भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को जाता है। जवाहरलाल नेहरू को जाता है।
ठीक है। नेहरू सेड, नेहरू सेड डैश करके लिखो। नेहरू ने कहा है या कहा, इफ वी कंबाइन ourselves, if we combine ourselves with one faction, यदि हम अपने को किसी एक गुट के साथ जोड़ लेते हैं। फैक्शन की स्पेलिंग क्या लिख रहे हो? फैक्शन क्या होगा इसका मतलब? स्पेलिंग क्या होगी इसकी? फ्रैक्शन नहीं बोला, फैक्शन बोला। हाँ, FAC बोल रहा हूं मैं। हाँ, FACTION। यदि हम अपने को किसी एक गुट के साथ जोड़ लेते हैं, ठीक है, नेहरू कह रहे हैं, देन तो इन सम वे it would probably be a good move। तो एक प्रकार से शायद एक अच्छा कदम सिद्ध होगा। एक प्रकार से शायद एक अच्छा कदम सिद्ध होगा। किससे जोड़ने की बात कर रहे हैं नेहरू? हाँ जी, हाँ सिमरन, किससे कह रहे हैं? कौन है गुट? हाँ जी, अगर माना कैपिटलिस्ट हैं और कम्युनिस्ट या सोशलिस्ट हैं, माना समाजवादी और पूंजीवादी। नेहरू कह रहे हैं कि अगर हम इनमें से किसी एक से जुड़ जाते हैं, समझ गए ना, तो शायद अच्छा ही होगा। आगे क्या कह रहे हैं, बट नॉट ओनली अस, हमें ही नहीं, लेकिन हमें ही नहीं बल्कि बट द होल वर्ल्ड विल सफर, होल वर्ल्ड विल सफर लॉस रेदर देन प्रॉफिट फ्रॉम इट, रेदर देन होल वर्ल्ड विल सफर लॉस रेदर देन प्रॉफिट फ्रॉम इट। लेकिन हम ही नहीं बल्कि संपूर्ण दुनिया को इससे लाभ की अपेक्षा हानि ही होगी। ठीक है, आगे क्या कहते हैं, विथ दिस वी विल नॉट बी एबल, with this we will not be able to use our influence in the world। इससे हम दुनिया में अपने प्रभाव का उपयोग नहीं कर सकेंगे। ठीक है ना। एक तो उन्होंने ये कहा, आगे क्या है, नेहरू आल्सो सेड दैट, नेक्स्ट लाइन बदल के, नेहरू आल्सो सेड दैट। उनकी बात आप समझ गए? उनका कहना था कि शायद हो सकता है कुछ फायदा वायदा हो जाए, लेकिन बट जो
एक प्रकार से मैसेज है या काम है, वो बड़ा सही नहीं होने वाला है। इसलिए हमको क्या रहना चाहिए? रुचि। इसलिए क्या रहना चाहिए इंडिया को? इसलिए इन दोनों से अलग रहना चाहिए, है ना हमें अमेरिका की तरफ झुकना चाहिए, ना हमें सोवियत रूस की तरफ। हमें अपना रास्ता बनाना चाहिए। ये हमें हमें जो कर रहे हैं ना, अकेले नहीं है वो। हमें का मतलब वो तीसरी दुनिया के देश जो 50 के दशक में आज़ाद हुए थे, वो बोले कि इनके झगड़ों बड़ों को मत पड़ो, ये मियाँ बीवी झगड़ा है, छोड़ो इनको, लड़ने दो, हम चलते हैं अपने रास्ते। ठीक है। नेहरू आल्सो सेड दैट, नेहरू ने यह भी कहा था कि I do not use the word न्यूट्रल, मैं तटस्थ शब्द का प्रयोग नहीं करता। I do not use the word न्यूट्रल, मैं तटस्थ शब्द का प्रयोग नहीं। उन्होंने कहा कि मैं तटस्थ की बात नहीं कर रहा हूं। शब्दों के सेंस में जाएंगे तो इस गुटनिरपेक्ष के भाव को समझ, हम अलग एक अपना वे लेके जा रहे हैं, लेकिन हम तटस्थ की बात नहीं कर रहे हैं, न्यूट्रल की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है ना, उदासीन रहें, सेपरेट रहें, इसकी बात हम नहीं कर रहे हैं। बिकॉज इट इज कॉमनली यूज्ड इन द एरा, या कह सकते हैं बिकॉज इट इज कॉमनली यूज्ड इन द वार एरा। उनका कहना है क्योंकि उसका प्रयोग सामान्य रूप से युद्धकाल में होता है। हम तटस्थ तब होते हैं जब दो देश लड़ रहे हो, तब हम कहते हैं हम तटस्थ हैं। युद्ध काल में जैसे यूक्रेन और रशिया लड़ रहे हैं तो हम कह सकते हैं साहब हम तटस्थ हैं। कॉमनली जो शब्द होता है तटस्थ का यहां पर इस्तेमाल होता है। लेकिन अगर दो विचार आपस में टकराए हुए हैं तो हम उन विचारों से विमुख अपना रास्ता बना रहे हैं, लेकिन उन विचारों से हम तटस्थ नहीं। कुछ चीजें तो हमारे काम की हो भी सकती है ना उसमें। अरे भाई, जैसे लोग शराबी बहुत बैठे हैं, आपने अपना रास्ता बदल दिया, नहीं गए उधर, लेकिन शराब जब पी रहे थे तब आप तटस्थ थे ना। लेकिन वो कहीं बारात ब्याह में मिल गए तो नमस्ते हाय हेलो नहीं करो क्या? इतने भी हम उदासीन नहीं है, इतने भी सेपरेट या तटस्थ नहीं। समझा पा रहा हूं कि नहीं, समझ रहे हो कि नहीं? हाँ, समझ आ रहा है? हाँ, आ रहा है ना? इसमें एक लाइन और लिख लो। इवन इन पीस टाइम, शांति काल में भी दिस काइंड ऑफ वार मेंटेलिटी मैनिफेस्ट MENIFESTS मैनिफेस्ट। ये कह रहे हैं शांति काल में भी इस प्रकार के युद्ध की मनोवृत्ति प्रकट होती है। उनका कहना है कि मैं तटस्थ शब्द का प्रयोग नहीं करता क्योंकि सामान्य रूप से युद्ध काल में ये शब्द प्रयोग होते हैं, कहने का। साथ में ये कह रहे हैं कि शांति काल में भी एक प्रकार
एक प्रकार के युद्ध की मनोवृत्ति प्रकट होती। यानी कि अगर दो गुट बने हुए हैं तो शांति काल में भी युद्ध की मनोदशा से वो बाहर नहीं होते। आप ये मत देखो कि शांति है, आप देखो कि वो उस मनोवृत्ति से बाहर हैं कि नहीं है। और माना हम किसी गुट में चले गए और वो गुट युद्ध की मनोवृत्ति से बाहर नहीं है, तो जैसे ही वो युद्ध करेंगे हम भी उनकी तरफ फंस जाएंगे। जैसे चोर चोरी से जाता है, हेरा फेरी से नहीं जाता है। जैसे मौका मिलेगा वो उठा लेगा कुछ, और आप भी उसके साथ तो कहेंगे यह टार्च दिखा रहा था। अपराधी के साथ कोई जाएगा रहेगा तो अगर कोई दुर्घटना हुई तो वो भी तो उसमें शामिल हो जाएगा ना, माना जाएगा। तो आप अलग ही रास्ता रखिए, चक्कर में ही मत पड़िए। क्लियर हो गए? हेडिंग बनाओ, व्हाट इज नॉन अलायंस्ड। गुट निरपेक्षता क्या है? गुट निरपेक्षता क्या है ना बच्चा? लिखो, ओन इंडिपेंडेंट पॉलिसी, स्वयं की स्वतंत्र रीति नीति। ओन इंडिपेंडेंट पॉलिसी, स्वयं की स्वतंत्र नीति, रीति नीति भी कह सकते हैं। जस्टिफिकेशन एंड इम्पार्शियल उसको क्या बोलेंगे यार? औचित्य, अनौचित्य को क्या बोलते हैं? इम्पार्शियलिटी। हाँ, जस्टिफिकेशन ऑफ ईच क्वेश्चन, ऐसा लिखो। जस्टिफिकेशन ऑफ ईच क्वेश्चन कैन बी सीन बाई स्टेइंग अवे फ्रॉम ग्रुप्स। अवे फ्रॉम ग्रुप्स। गुटों से अलग रहने से प्रत्येक के औचित्य, प्रत्येक प्रश्न के औचित्य, ऐसा लिखो। गुटों से अलग रहने से प्रत्येक प्रश्न के औचित्य को देखा जा सकता है। उनका कहना है कि अगर हम गुट से अलग रहेंगे तो कोई क्वेश्चन हमारे सामने आएगा तो हम उसको बिना लाग लपेट को समझ सकते हैं, और किसी गुट में जाएंगे तो जो प्रश्न है हम उसमें विश्लेषण नहीं करेंगे, उनके साथ जबरदस्ती रहना ही पड़ेगा। समझ में आया? भाई जैसे आप अपनी एक्टिवा से और आप अपनी एक्टिवा से कहीं गए तो आपको जब आना है तो आप चले आएंगे, नहीं हम किसी के साथ हैं तो जब चलेंगे तो चलेंगे, तो हम निर्णय नहीं ले पाएंगे। हम औचित्य को, अगर सोवियत रूस की तरफ हम हैं तो वो जो निर्णय ले लिया उसके निर्णय के साथ रहना पड़ेगा, चाहे वो हमें अनौचित्य ही लगे, हमें अच्छा ना लगे। ये बता रहा है इसमें कि अगर हम अलग रहेंगे तो हम इस तरीके से करेंगे। आगे क्या है इसमें लिखिए, इट इज नॉट नॉन अलाइजमेंट टू ब्लाइंडली फ्लो, या सॉरी क्या लिखा आपने? इट इज नॉन अलाइनमेंट टू ब्लाइंडली फॉलो या ग्रुप करो टुगेदर विदाउट
thinking of it as appropriate. एक गुट के साथ मिलकर उचित अनुचित का विचार किए बिना, follow a group together without thinking of it as appropriate. एक गुट के साथ मिलकर उचित अनुचित का विचार किए बिना आंख मूंद कर पीछे चलना गुट निरपेक्षता नहीं है। ग्रुप टुगेदर विदाउट थिंकिंग यानी कि बिना सोचे समझे आंख मूंद कर चलना सही नहीं है। हम अलग रहेंगे तो हम सोच समझ के चलेंगे। ठीक है, लाइन बदलें। नॉन अलाइजमेंट मीन्स नॉट बीइंग इन्वॉल्व्ड। नॉन अलाइजमेंट मीन्स नॉट बीइंग इन्वॉल्व्ड in military functionalism with any country. Involved in military functionalism with any country. गुट निरपेक्षता का अर्थ not being involved in military functionalism with any country. गुट निरपेक्षता का अर्थ किसी भी देश के साथ सैनिक गुटबाजी में सम्मिलित न होना। वारसा में, इसमें दो लाइन लिखो अभी पहले। वारसा में या हम नाटो में नहीं जाना हमको। यह है ना इनके गुट। हाँ, आगे क्या है लिखिए। स्टेइंग अवे फ्रॉम ऑल काइंड्स ऑफ अग्रेसिव ट्रीटीज इस प्रकार की आक्रामक संधि से दूर रहना, कामा कीपिंग योर सेल्फ फ्रॉम ऑल काइंड्स ऑफ अग्रेसिव ट्रीटीज, कामा कीपिंग योर सेल्फ अवे फ्रॉम द कोल्ड वॉर, शीत युद्ध से अपने को पृथक रखना, keeping yourself away from the Cold War and taking care of the national interest and operating your foreign policy on the just side, JUST, जस्ट साइड, तथा राष्ट्रहित का ध्यान रखते हुए न्यायोचित पद में अपने विदेश नीति का संचालन करना। ठीक है, ध्यान रखते हुए न्यायोचित पक्ष में अपनी विदेश नीति का संचालन करना। हम अपने ढंग से सब करेंगे, खत्म बात हो गई। ठीक है, एक हेडिंग बनाएंगे, डिफरेंस बिटवीन नॉन अलाइनमेंट एंड न्यूट्रलिटी। गुट निरपेक्षता और तटस्थता में अंतर।
गुट निरपेक्षता और तटस्थता में डिफरेंस बिटवीन नॉन अलाइनमेंट एंड न्यूट्रलिटी। जब हम किसी से सुनो, जब हम किसी गुट से अलग हों और जब हम तटस्थ हों तो दो अर्थ हैं उसके। एक होता है न्यूट्रल होना, एक होता है हम उस गुट से बाहर हैं। तो 3 बिंदु लिख लीजिए, तुम 3 बिंदु लिख करके तुम जा सकते हो। ठीक है, ये ओवर तो हो जाए, नहीं तो छूट जाता है ना बीच में। इसका टाइम हो रहा है ना, टाइम 8 बज रहा है। ये लिखो, नॉन अलाइनमेंट डज नॉट मीन्स न्यूट्रलिटी। नॉन अलाइनमेंट डज नॉट मीन्स न्यूट्रलिटी। गुट निरपेक्षता का तात्पर्य तटस्थता नहीं है। ठीक है, तो डिफरेंस क्या है? नंबर 1 लिखो। नंबर 1, नॉन अलाइनमेंट इज अ पॉलिसी। गुट निरपेक्षता एक नीति है। नॉन अलाइनमेंट इज अ पॉलिसी, एक नीति है, ध्यान रखना, दैट इज अ पॉलिसी। वेयर एज, जबकि न्यूट्रलिटी इज अ सिचुएशन, जबकि तटस्थता एक स्थिति है। ठीक है, हाँ, दूसरा लिखो, न्यूट्रलिटी इज एन एटीट्यूड ऑफ इनडिफरेंस। Neutrality is an attitude of indifference towards two aggressive nations. Neutrality is an attitude of indifference towards two aggressive nations. तटस्थता दो आक्रामक राष्ट्रों के प्रति उदासीनता का दृष्टिकोण है। तटस्थता दो आक्रामक राष्ट्रों के प्रति उदासीनता का दृष्टिकोण है। वेयर एज, जबकि नॉन अलायंस्ड नेशनलिज्म सपोर्ट्स द जस्टिस साइड। जबकि गुट निरपेक्षता राष्ट्र न्याय पक्ष का समर्थन है। राष्ट्र न्याय पक्ष का वो कह रहा है कि दो आक्रामक राष्ट्र हैं तो हम वहां उदासीन हैं, तो ये दृष्टिकोण वहां चलेगा। और अगर हम गुट निरपेक्ष हैं तो हम राष्ट्र के प्रति न्याय कर रहे हैं, जो उस राष्ट्र को ठीक लगेगा। समझ गया कि नहीं? और लास्ट में लिखो, न्यूट्रलिटी implies a state of isolation. Neutrality implies a state of isolation. तटस्थता का तात्पर्य एकाकीपन की अवस्था है। तटस्थता का मतलब जैसे कहते हैं ना कि मुझे अकेला छोड़ दो। डायलॉग फिल्म नहीं देखे होगे, मुझे अकेला छोड़ दो। ठीक है, जबकि वेयर एज नॉन अलाइनमेंट हेल्प इन द थर्ड वर्ल्ड। नॉन अलाइनमेंट हेल्प्स द थर्ड वर्ल्ड टू क्रिएट इट्स फ्यूचर। जबकि गुट निरपेक्षता तीसरी दुनिया को अपना भविष्य निर्मित करने में सहायता देती है। भविष्य निर्मित करने में सहायता देती है। ठीक है, अगला हम लोग क्या करेंगे वो लिखो।
अगला करेंगे नेहरू ने क्या कहा है, एक लाइन लिखो जी। अकॉर्डिंग टू नेहरू, नेहरू के अनुसार। ठीक है, नेहरू क्या बोले हैं, लिखिए। The meaning of non-alignment is not the meaning of non-alignment is not that we will keep quiet. Keep quiet. गुट निरपेक्षता का तात्पर्य नहीं कि हम चुप बैठेंगे। ठीक है, इसका ये मतलब नहीं कि हम चुप बैठेंगे, कुछ करेंगे हम भी। ठीक है ना, चुप नहीं बैठेंगे, मतलब गुट निरपेक्षता का मतलब ये नहीं कि हम शांति से बैठेंगे। आगे क्या कहते हैं, लिखिए। वेयर एवर देयर इज इनजस्टिस, जहां भी अन्याय होगा, देयर विल बी अ थ्रेट टू फ्रीडम और अटैक there will be a threat to freedom और अटैक, जहां भी अन्याय होगा, स्वतंत्रता को खतरा होगा या किसी पर आक्रमण किया जाएगा। We will oppose it, हम उसका विरोध करेंगे। And in such a time, ऐसे समय में, we will not remain neutral, ऐसे समय में हम तटस्थ भी नहीं रहेंगे। ठीक है, ये इन्होंने कहा, नेहरू जी ने। आगे लिखो, लिखो फॉर्मेशन ऑफ नॉन अलाइजमेंट। नॉन अलाइजमेंट का गुट निरपेक्षता का गठन लिखो। थोड़ी सी दो जानकारी ले लो इसमें। थोड़ी जानकारी ले लीजिए। The foundation of non-alignment was non-alignment of was lead in India, led in India, LAID करना, led in India in 1946-47। गुट निरपेक्षता की बुनियाद भारत में 1946-47 में रखी थी। The underlying context behind this, this was the creation of
a separate group. This was the creation of separate group from US and Soviet Union. इसके पीछे निहित संदर्भ अमेरिका और सोवियत संघ से अलग गुट का निर्माण था। वो तो सब कंसेप्ट में आ ही चुका है ना। Which was somehow free from their support. Which was somehow free from their support. जो किसी भी तरह इनके समर्थन से मुक्त था। सोवियत रूस या यूएसए से यह किसी भी तरह से मुक्त था। First conference was held in Belgrade from 1 to 6 September 1961। पहला सम्मेलन 1 से 6 सितंबर 1961 बेलग्रेड में हुआ। बेलग्रेड में हुआ। इसको लिख नहीं पाती क्या तू? हाँ सिमरन, 1 to 6 तो बोल रहा हूं, 2 बार हिंदी में तो बोला। 1 से 6 सितंबर 1961 में बेलग्रेड में हुआ। तो पहला इस कभी कभी प्रीलिमिनरी में क्वेश्चन आता है इसका। तो बेलग्रेड में हुआ। ये चला कब से था यात्रा? 1946 से 47 में, और सम्मेलन होते होते इतना। इसमें 25 देशों ने बच्चा भाग लिया था। तो लिख लो, विद रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम 25 कंट्रीज, जिसमें 25 देशों के प्रतिनिधि शामिल थे। और ये 25 देश के प्रतिनिधि कौन थे मालूम है? वो प्रतिनिधि थे जो सोवियत रूस और यूएसएसआर वाले गुट से बाहर थे। उनके लोग नहीं थे इसमें से, अलग था। तीसरा जो किसी गुट में नहीं थे वो थे इसमें। दिस कॉन्फ्रेंस managed to attract attention of the world। यह सम्मेलन दुनिया का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने में कामयाब रहा। ठीक है। तो नॉन अलाइनमेंट जो है 1961, और ये हुआ बेलग्रेड में 25 कंट्रीज के बीच। और इसका उद्देश्य क्या था कि दुनिया हमको देखे, एक नया गुट हमने तैयार किया है। और देखने वाला कौन होगा? यूएसए होगा और यूएसएसआर होगा। ये ठीक है।